जी सुनिए पटकथा लेखक और निर्देशक शैलेश वर्मा से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं आज स्क्रीन प्ले राइटर, डायलॉग राइटर, मतलब क्या कहना चाहिए, लेखनी तो आपकी सशक्त है ही, साथ में निर्देशक भी हैं आप। और कौन-कौन सी फिल्में बनाई हैं। और वैसे दोस्तों हम आपको नाम बता देते हैं, आप हैं शैलेश वर्मा जी हमारे साथ। शैलेश जी, स्वागत है कार्यक्रम में। शुक्रिया और नमस्कार दोस्तों। रेणु जी का तहे दिल से धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे बुलाया। रेणु जी बहुत थोड़ा काम किया है जी। जितना वक्त ने मतलब हमें अलाउ किया उतना ही काम किया है, लेकिन कोशिश की है कि जो भी काम करें अलग करें और बतौर राइटर या बतौर डायरेक्टर कुछ ऐसा जरूर करें कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि 100%, लेकिन 1% लोग उस फिल्म में दिए गए मैसेज से अपने जीवन को बेहतर जरूर बनाएं, अपनी सोच को बेहतर जरूर बनाएं। ये तो है आपके विचार। दोस्तों हम आपसे बता दें कि सांचा फिल्म, वीर और बदलापुर बॉयज आपने जरूर देखी होगी। और बदलापुर बॉयज में आपका निर्देशन है शैलेश जी का, और बहुत अच्छी पहचान इसको मिली 2014 में बनी हुई इस फिल्म को। थैंक यू। और सांचा फिल्म बनी 2008 में, और उसके बाद 2010 में बनी वीर। वीर में तो बहुत लंबी चौड़ी कास्ट थी, बहुत बड़े बड़े लोग जी। और तीनों का विषय बहुत अलग था। तो शैलेश जी, इस पर तो हम आएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी इस विधा में आने की क्या कुछ कहानी है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है जब हम सुबह सोकर उठते हैं जी। और रात में सोते हैं, अक्सर लोग पूछते हैं आज दिन कैसा रहा। लोग कहते हैं बस एज यूजुअल, जैसा कल था जैसा परसों था। बट यकीन मानिए आप एक पल भी वो नहीं जीते जो आप जी चुके हैं। बिल्कुल। इसी को शायद कुदरत, भगवान, अल्लाह और अलग अलग नाम से पुकारते हैं। हर दिन अलग होता है तो डेफिनेटली हमारी जर्नी भी अलग होगी। उन करोड़ों जो लोगों ने सफर तय किया होगा उससे डेफिनेटली अलग होगी, क्योंकि हम सारे यूनिक हैं। जी। आप देखिए, बड़ी छोटी सी चीज है जो ऊपर वाला इशारे में बताता है कि हमने समझा भाई थंब इम्प्रेशन जो है, दुनिया में इतने करोड़ों करोड़ लोग हैं, सबके अलग हैं। बिल्कुल। तो बस आप समझ लीजिए कि इससे ऊपर वाला ये समझाने की कोशिश करता है कि उसने बहुत अलग चीजें क्रिएट की हैं। क्या बात है। तो जीवन भी अलग है, हर का जीवन अलग, हर का सफर अलग। बिल्कुल सही है आपने कहा, और ये बहुत बड़ी बात आपने याद दिला दी। वैसे तो सभी को पता है कि हमारे अंगूठे की जो नहीं, छाप हम है, नया कुछ कह ही नहीं सकते। नहीं, अंगूठे की छाप जो है वो सबकी बिल्कुल अलग है, किसी की भी मिलती नहीं है। जी, तो बिल्कुल जीवन और उसका सफर कैसे मिले। बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी जैसे कि ये फिल्म लाइन जो है, इसमें अगर राइटर बनना हो, लेखक बनना हो, पटकथा संवाद लिखने वाला बनना हो, डायलॉग लिखने वाला बनना हो, या निर्देशन करना हो, कुछ लोग जैसे आमतौर पे लड़के बचपन से सपना देखते रहते हैं कि भाई हम तो बस इसी चमक दमक ग्लैमर वाली दुनिया में जाएंगे, बड़ा नाम होगा और हमारे सामने हीरो हीरोइन घूमेंगे, हम उन्हें निर्देशन देंगे कि ऐसे करो वैसे करो। तो कुछ अपना भी नहीं, मैं बताऊं रेणु जी, ऐसा कभी ख्वाबों ख्यालों में नहीं था हमारे कि कभी बंबई भी आना होगा। अच्छा। तो बंबई आना एक अलग हादसा था हमारे लिए, और इस विधा से तो खैर मैं सच बताऊं तो पूरी तरह अपरिचित था। मुझे पता ही नहीं था कि मतलब मैं कभी जीवन में इस फील्ड में आ पाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी अलग तरीके से जी रहा था और शायद बहुत खुश नहीं था। खुश इसलिए नहीं था क्योंकि एक बड़ी, अभी मैं आपको बताऊं, सब लोग ये बात जानते हैं, लेकिन वही है, हम बार बार कहते हैं, कहने का अंदाज अलग होता है जी। हमारा जन्म बेवजह नहीं होता, जी। किसी न किसी वजह से होता है। जैसा कि मैंने आपको कहा, मैं राइटर हूं, डायरेक्टर हूं, आप बहुत अच्छी उद्घोषिका हैं। बट आपको मैं बताऊं तो पूरी दुनिया में हर एक आदमी में एक ना एक खास टैलेंट है। जी। अगर आप सच में चाहते हैं कि उस क्रिएटर को खुश करें तो उस टैलेंट को ढूंढने की कोशिश करें जो आपके अंदर है। यही जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। लेकिन मुश्किल बेहतर नहीं है इंसान ये? बने। मुश्किल है बहुत ये। देखिए, मुश्किल इसलिए है क्योंकि अक्सर हम लोगों से मिलते हैं, जी। लोगों से बातें करते हैं, बहुत सारा जीवन इसी में लगाते हैं। बिल्कुल। सबसे कम वक्त हम अगर किसी को देते हैं तो वो है अपने आप को। हम मिलते सबसे कम हैं तो अपने आप से। जिस दिन हम ये आदत डाल लें कि हम अपने आप से मिलें, अपने आप की सुने, अपने आप को बताएं, यकीन मानिए सबसे आसान काम है अपने अंदर के छुपे उस टैलेंट को ढूंढना। ये तो जीवन का बहुत बड़ा दर्शन है। हम ढूंढ ही नहीं पाते क्योंकि हम दूसरों से मिलते हैं। कई दफा तो मैंने देखा है, लोग दूसरों से पूछते हैं हमारे अंदर क्या, आप क्या सोचते हो मैं क्या कर सकता हूँ। अरे इडियट, ईश्वर ने बनाया उस क्रिएटर को, फिर आप शर्मिंदा कर रही है पूछ के किसी और से।
100% आप खुद से बातें करें, आपको पता चल जाएगा आप क्या कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो आप बता रहे हैं ना, तमाम हमारे जो श्रोता है जी वो तो यही जानना चाहते हैं कि ये शैलेश वर्मा जी कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, और जो आपने बताया कि हमारी बड़ी अजीब सी जिंदगी थी, जी तो वो कौन सी जिंदगी जी रहे थे आप यहाँ जी, आने के मैं पहले? आपको बताता हूँ। मैं बेसिकली पटना शहर से हूँ, जी बिहार के, और शिक्षा ही जीवन रहा हमारा। शिक्षित परिवार का शिक्षित बच्चा हूँ। बम्बई आने तक का तो खैर सफर बहुत दिलचस्प नहीं कह सकते, एक रूटीन लाइफ थी जिसमें आप पढ़ते हैं एक गोल लेकर। बिहार और यूपी अगर आप जाएं तो वहां पे हर बच्चा या तो डॉक्टर या इंजीनियर, जी बाद में आईएएस या बैंक प्रोविजनरी अफसर बनता है। तो ऐसी ही भेड़ चाल में हम भी थे, और मेरे हिसाब से बहुत अच्छी जिंदगी है वो भी। जैसा कि मैंने कहा, मैं शायद खुश नहीं था, और मैं खुश नहीं था इसलिए मेरे आस पास कहीं अगर वो है तो वो भी जानता था कि ये खुश नहीं है। शैलेश जी, यहाँ पर हम चाहते हैं कि कौन सा, मतलब आपने बचपन की बात की, तो बचपन की कोई फिल्म या कौन सा गाना जो आपके बराबर जबान पे था या आपको बहुत पसंद था? वैसे तो बहुत सारे गाने हैं जो मुझे, मतलब मैं अगर ऐसे गिनाने जाऊं तो 100 से ज्यादा गाने होंगे जो मैं गुनगुनाता रहता हूं, 100 और मुझे नहीं सुना बहुत सकते। ज्यादा पसंद है। जी मतलब मुझे लगता है वी आर वेरी रिच व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक। जी हमसे रिच दुनिया में कोई कंट्री नहीं बिल्कुल। है। लेकिन हाँ, एक बात और है कि अगर मैं कहूँ तो 60s 70s को आज का भी यूथ अगर आप देखें, जो गाने रिमिक्स विमिक्स होके आते हैं उनको बहुत पसंद करते हैं लोग, क्योंकि उसके अंदर जो सोल है वो बहुत अलग ही सुकून देता है आपको। जी तो बहुत सारे गाने हैं इस तरीके से, जैसा कि मैंने आपको बताया। इस तरह का चूंकि सवाल ऐसा है कि फटक से एकदम जहन में आना भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसे कारवां फिल्म का गाना है, कौन सा? कितना प्यारा वादा है क्या बात है। इन मतवाली आंखों, वो मेरा पसंदीदा गाना है। तो फिर- चलिए यहाँ पर सुन लेते हैं कितना प्यारा वादा। जी शैलेश जी, ये बताइए, आप खुश नहीं थे, लेकिन आपने जैसा कहा कि शिक्षित हूँ, जी तो कैसे शिक्षित होते चले गए? मतलब कहाँ तक देखिए, शिक्षा क्योंकि आपने तब ग्रहण तक हमें की? ये नहीं पता था कि हम जीवन में करना क्या चाहते हैं। अच्छा, एक रोल मॉडल बताया गया, सब बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, तुम भी इंजीनियर बन जाओ, पढ़ लो उस राह ठीक पे से। चल गए। पढ़ लो ठीक ठाक। जी अच्छा फिर बताया गया कि हमें खुद लगता था यार विदेशों में जिंदगी अच्छी है, जी विदेश चले जाएं। तो विदेश जाने के ख्याल से बंबई आना हुआ अच्छा इंटरव्यू के सिलसिले में। अच्छा, तो मतलब आप इंजीनियर बने जी तो हमें जाना था बाहर? विदेश। जी अब यहां तक का सफर तो आपका जो है, अगर मैं सच कहूं तो इसमें कुछ भी खास नहीं है। हाँ हाँ, सब इंजीनियर बनते हैं और विदेश जाना हो तो चले मुंबई जाते आ गए हैं पासपोर्ट और वीजा के लिए। वहीं जी, जाके सेटल हो जाते हैं लोग। तो आपको भी बहुत पसंद था विदेश? फिर आपको बताना चाहता हूं, जो भी एक मिडिल क्लास लाइफ जीता है, जी छोटे से शहर में रहता है, उसके लिए बंबई ही विदेश है। हाँ और अगर उसने ख्वाब देख लिया कि उसको न्यूयॉर्क सेटल होना है, जी तो फिर आप समझ लीजिए वो तो चांद पे जाने के बराबर है। हाँ, उसके आगे तो कोई- कुछ है ही नहीं। जी फिर भी कहीं ना कहीं मैं खुश नहीं था। ये मुझे इस तरीके से समझ में आया कि बंबई आने के बाद मैंने धीरे धीरे, देखिए पहले तो लगाव बहुत जरूरी है, लगाव के बाद आपके अंदर उस फील्ड को लेके थोड़ी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। नहीं, लेकिन मुंबई आप क्यों आए? आपका तो वीजा या बनना था तो आप दिल्ली से बनता। नहीं, बॉम्बे में काउंसलिंग होती थी, किस चीज की? नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी की। अच्छा, यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए आप जी यहाँ आए? अच्छा, यहाँ पर अच्छा। उसकी काउंसलिंग होती थी, जिसके जी बाद तय किया जाता था कि कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, क्या जी होगा, कैसे होगा। उस सिलसिले में आए थे हम। लेकिन तकलीफ ये थी कि अचानक हमारी मुलाकात, हम्म या आप कहें मुकद्दर में कुछ ऐसा था कि हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई हम्म जिन्होंने हमें फिल्म के सेट तक हमें पहुंचा दिया। अच्छा। शूटिंग देखने के बहाने जैसे हजारों हजारों लोग जाते हैं अलग अलग वक्त पे, वैसे ही लेकिन हम, वो क्या थे, वो मतलब वो भी राइटर ही थे अच्छा, फिल्म राइटर इंडस्ट्री थे। में। जी तो उन्होंने सेट तक पहुंचाया। वो कौन सी फिल्म थी? मुझे याद नहीं है, लेकिन अजय देवगन साहब की फिल्म थी, अच्छा, जिसके सेट पे पहली बार मैं पहली गया। बार आप गए? और उस सेट पे जाने के बाद मुझे अचानक से ऐसा लगा शायद मैं इसी तरह के किसी माहौल के लिए बना हूं, अच्छा क्योंकि पहली बार मुझे अंदर से बड़ी खुशी हो रही थी जी कि यार यही शायद वो जगह है जहां मुझे जाना चाहिए। जी उसके बाद से विदेश जाने का बुखार उतर गया? थोड़ा बहुत बुखार बीच में 1-2 हफ्ते के लिए सिविल सर्विसेज का भी था अच्छा कि शायद अब नहीं जाता हूं तो फिर यहीं देख लेते हैं, वो भी उतर गया। हम्म और फिर हमने जो है बड़ी शिद्दत से कोशिश की कि इस फील्ड में आए, लेकिन तब तक ये नहीं पता था इस फील्ड में करें क्या, अच्छा, कुछ भी नहीं पता था? बिकॉज आई वॉज नॉट ट्रेंड एक्टर, ट्रेंड राइटर, ट्रेंड डायरेक्टर, ट्रेंड एडिटर। आई हैड नो एक्सपीरियंस, नो एजुकेशन ऑफ दिस फील्ड। जी
तो कोई बैकग्राउंड तो था ही कोई नहीं, बैकग्राउंड नहीं, बिल्कुल भी नहीं। परिवार और में मैं कोई नहीं। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक शख्स को नहीं जानता था। सच कहें तो बंबई शहर में भी मैं किसी को नहीं जानता था, तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन फिर चूंकि एक कहीं ना कहीं अंदर से मुझे ये आवाज आ गई थी कि मैं इस फील्ड में आना चाहता हूं, और शायद मुझे 2 या 3 हफ्ते लगे इस बात को डिस्कवर करने में कि मैं इमेजिन अच्छा करता हूं। अच्छा, इमेजिन अच्छा करता हूं, मैं चीजों को देख सकता हूं घटते हुए। मुझे लगता है हर कोई देख सकता है पूरी दुनिया में, अगर वो गौर से सोचे तो हर कोई देख सकता है कि माँ घर से निकली है सब्जी लेने के लिए, तो माँ इस वक्त 15 सेकंड हो गए तो उस खंभे को पार कर गई होगी। माँ रोड के लेफ्ट साइड में चल रही होगी, थैला दाएं हाथ में होगा। माँ चलते चलते सड़क पे सामने आती हुई गाड़ियों को देख रही होगी, पीछे से जो गाड़ियां गुजर रही हैं उसको भी देख रही होगी। अब माँ सब्जी बाजार पहुंच गई होगी, उसी मूछ वाले भैये से आलू का कीमत पूछ रही होगी और उससे चिक चिक कर रही होगी, अरे कल तो 20 रुपए थे आज 22 क्यों कर दिया। तो आप ये इमेजिन जो है हर कोई कर सकता है, हर शख्स कर सकता है। तो बस ये विधा जो है, मुझे लगा शायद इसी को राइटर कहते हैं। सिर्फ कहानी माँ की नहीं, किसी और की सोचनी है, जी। एक पात्र की। उस पात्र के बारे में जैसे हम अपनी माँ को बहुत ज्यादा पहचानने की कोशिश करते हैं, और माँ को हम चूंकि माँ के जरिए हम दुनिया में आए हैं, या बहन के साथ हम पले बढ़े हैं, पिता के साथ जीवन जिया है, तो हम उन किरदारों को जिस तरीके से बहुत अंदर तक पहचानते हैं, जानते हैं, वैसे ही हमें अपने उन काल्पनिक किरदारों में उतनी जो है गहराई तक सोचना होता है, उतनी गहराई तक उनके बारे में, उनके विचारों के बारे में, उनकी संवेदनाओं के बारे में सोचना होता है, उनसे एक रिश्ता बनाना होता है। फिर इमेजिनेशन का काम है। वो सड़क पे जा रहा, सेम भाजी वाले मूछ वाले भैये के पास पहुंचा। तो मुझे लगता था यही शायद विधा है। कई दफा मैं ये भी करता था कि अच्छा अगर ये फिल्म में ये सीन ना हो तो मैं क्या सोचता सीन। अच्छा कहानी, यही कहानी मैं अगर इस तरीके से कहता तो कैसा होता। मतलब कोई फिल्म देखते हैं तब ऐसा कभी सोचा आपने? बहुतों बार। अच्छा, ये बचपन में भी सोचता था, लेकिन तब मैं रियलाइज नहीं कर पा रहा था, या मुझे रियलाइजेशन नहीं हुआ था कि मैं इस फील्ड में शायद आना चाहता हूं। अच्छा। लेकिन जब मैं बॉम्बे शहर आया तो मैं उन फिल्मों को याद करने लगा। बहुत सारी फिल्में, बहुत सारी कामयाब फिल्में, शोले, मेरी पसंदीदा फिल्म अंदाज, बहुत सारी फिल्में, मुगले आजम। तो मैं सोचता था अच्छा कहानी ऐसे नहीं कहता, इस तरह से कहता, सलीम रिबेल ना होता, सलीम पिता को पटाया होता तो कहानी क्या होती। तो वो एक आप कह सकते हैं इमेच्योर विजन धीरे धीरे गहराता चला गया। लेकिन ये कल्पना की उड़ान है, कहीं पे भी किसी भी समय उड़ सकता है इंसान, कोई भी आदमी सोच सकता है। जी। लेकिन फिलहाल शैलेश जी, हमें लगता है कि आपने कई फिल्मों के नाम लिए, अंदाज, मुगले आजम, शोले, तो कोई एक गीत यहाँ हम सुन लें? मुझे एक गाना बहुत पसंद है, बहुत मुझे नहीं लगता बहुत पॉपुलर हुआ, सैया बिना घर सूना, लता जी का गाया हुआ है। जी जी, वो गाना मुझे बहुत पसंद है। दोस्तों, गीत के बाद हम फिर हाजिर हैं और हम बातचीत कर रहे हैं शैलेश वर्मा जी से, राइटर, डायरेक्टर, स्क्रीन प्ले राइटर, और किस तरह से बड़ी रोचक बात चल रही थी। फिलहाल हमने गीत सुन लिया और इसके बाद हम फिर से स्वागत करते हैं शैलेश जी। धन्यवाद। 3 फिल्में जिसका पहले तो जिक्र हम करना चाहेंगे। 2014 तक में ही अभी रहते हैं, आगे भी बनाते रहेंगे आप फिल्में और उन पर भी चर्चा होगी, उनके विषयों पर भी। लेकिन साचा की अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल अलग मूड की है उसकी कहानी। और उसके बाद अगर हम वीर की बात करें तो बहुत मतलब ऐतिहासिक फिल्म है, उसमें पूरे मतलब इतिहास के पन्नों को आपने पलटा है काफी कुछ, और बहुत रियल चीजें भी दिखाई गई हैं उसमें। और उसके बाद अगर हम बात करें बदलापुर बॉयज, तो इन तीनों में से किस पर हम चर्चा कर सकते हैं इस वक्त? बेसिकली तीनों मेरी फिल्में हैं जी। अगर मैं इसमें ये कहूं कि मैं बदलापुर बॉयज पे चर्चा करना चाहता हूं तो अपने पेशे के साथ बेईमानी होगी, क्योंकि चूंकि उस फिल्म को मैंने बनाया है एज ए डायरेक्टर। नहीं तो... बेईमानी करते हैं ना थोड़ी सी। नहीं, हम वीर पे भी उसमें बहुत आपने कहने चाहिए कि स्थानीय भाषा, क्या स्थानीय आपने जो बोली का प्रयोग किया है और उन लड़कों को लेकर बनाई है, और कबड्डी को लेकर आपने उसको चुना है, और बच्चा जो है वो अपने पिता के बारे में सब कुछ सोचता है कि इसके बाद हमारी कहीं नाम होगा और हमारी कहीं पहचान होगी, या यूं कहें कि हमारी आवाज पहुंचेगी ऊपर तक। तो ये कैसे आपने सोचा? और दरअसल देखिए, पहले तो इस फिल्म को बनाने के पहले मेरी पहली सोच ये थी कि स्पोर्ट्स बेस्ड अगर फिल्म बना रहे हैं तो कोई एक ऐसा स्पोर्ट होना चाहिए जो सच में हमारी मिट्टी से जुड़ा हो। अगर आप जैसे बात करें क्रिकेट की, क्रिकेट इज नॉट गेम स्टार्टेड फ्रॉम इंडिया जी, इट स्टार्टेड फ्रॉम इंग्लैंड जी। बहुत सारे इस तरह के खेल हैं। हॉकी बेशक भारत का पहला खेल है,
लेकिन जब बहुत गौर से मैंने सोचा और उसके बारे में रिसर्च किया, देन आई गॉट टू नो कि हॉकी से हजारों हजार साल पहले कबड्डी का जन्म हुआ था। बेसिकली कबड्डी का जो जन्म है, ये जानकर कुछ लोगों को शायद हैरानी होगी, इसका जन्म हुआ था महाभारत में। महाभारत के अंदर एक सिचुएशन है, एक परिस्थिति है जिसको चक्रव्यूह कहा गया है। व्यूह रचना की थी जो जी, चक्रव्यूह तो वो जो है व्यूह रचना से कबड्डी का जन्म हुआ है जी, जिसमें एक रेडर होता है जो अंदर आता है और उसको जो है खिलाड़ी चक्रव्यूह बनाकर घेरते हैं और सीमा रेखा जो है उसके पार नहीं जाने देते जी। तो जिस खेल का जन्म हमारे अपने इतिहास से हुआ हो, उस पर फिल्म क्यों नहीं बनाई आज तक? क्या बात। तो मेरे जहन में वो बात बेसिकली बहुत बुरी तरह घूम रही थी कि यार हिंदी बोलने वाली इतनी सारी फिल्में बनी हैं जी, कबड्डी पे फिल्म क्यों नहीं बनी? तो पहला तो वो था। अब जब आप एक स्पोर्ट्स पे फिल्म बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उसके आसपास आपको कुछ और ताना बाना करना पड़ता है। फिर हमने एक किरदार सोचा जो विजय का था, जो फिल्म का मेन लीड है, उसके साथ हमने जब कहानी सोचनी शुरू की तो फिर मुझे बार बार ये मैं बताऊं 2014 में फिल्म मैंने शुरू की थी और दिसंबर में रिलीज हुई थी ये फिल्म। तो अक्सर मैं न्यूज़पेपर्स में पढ़ता था किसान आत्महत्या कर रहे हैं सूखे की वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो अभी तक उस लेवल पे डेवलप नहीं हो पाया है। आज भी हम कहने के लिए 2021 में आ गए, अब तो फिर भी हम लोग नेचर पे ही डिपेंडेंट हैं जी, अपनी तरफ से कोशिशें बहुत कम है हमारी, या शायद हम फेल भी हुए हैं, आत्मनिर्भर नहीं हम जी। सिंचाई तो के लिए। मुझे ऐसा लगा कि इस विषय को अगर इससे जोड़ा जाए तो शायद बात जो मैं कहना चाहता हूं वो भी बन जाए। अगर आप फिल्म को अगर आप देखें तो उसमें मैंने दो जो फलसफे हैं वो कहने की कोशिश की है। फिल्म जहां शुरू होती है वहां पर भी कुछ कहा है मैंने, और फिल्म के अंत में भी कहा है। जो मैंने अंत में कहा है और जो शुरू में कहा है, अगर उसको आप गौर से समझे तो पूरी फिल्म की कहानी उतने भर में ही है। हमने शुरू में कहा था कि किया गया प्रयास बड़ा है या छोटा, लिए गए संकल्प और दृढ़ निश्चय से तय होता है, ना कि रिजल्ट से। क्या बात है। आप एक दफा कोशिश तो करें। हम कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है, जीवन में मुश्किलों में, बड़ी अच्छी लाइन कहीं मैंने लिखी हुई पढ़ी थी कि मुसीबत तब बनती हैं जब हम उन मुश्किलों को हल करने की कोशिश नहीं करते। आप मुश्किलों को हल करने की कोशिश कीजिए, वो मुसीबत कभी नहीं बनेगी। क्या बात है। आप कोशिश नहीं करते तो वो अपने आप ग्रो करते करते मुसीबत बन जाएगी। एक छोटा सा फोड़ा होता है, छोटा सा अल्सर होता है, उसका इलाज ना करें तो वो भी कैंसर बन जाए, इलाज कर दें तो वो 10 रुपए में ठीक हो जाते हैं 2 दिन में। सही। तो ये तो डिपेंड करता हम पर है। तो ये मैं कहना चाहता था उस फिल्म में। और फिल्म के अंत में भी बड़ी अच्छी एक बात कही है कि जीवन सार्थक है या निरर्थक, ये आपके अपने निजी बलिदान से तय होता है। आप ये उम्मीद करते हैं कि पूरी दुनिया ये करेगी, फलां ये करेगा, फलां ये करेगा, हर चीज फला करेगा, देन व्हाई यू आर टेकिंग ब्रीथ? फिर तो आपको जीना भी नहीं चाहिए। क्या बात है। हर कोई क्यों करेगा, आप क्यों नहीं कर रहे? यू मस्ट कंट्रीब्यूट टिल योर लास्ट कैपेसिटी। यही जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। आप देखिए हमारे फौजी भाई सीमा पे ये नहीं सोचते कि उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, चक्र कौन से मिलेंगे, परमवीर चक्र मिले कि वीरता चक्र मिले, वो ये सब नहीं सोचते। वो सिर्फ एक चीज सोचते हैं कि जब तक शरीर में जान है हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है। बिल्कुल। मुझे कई बार लगता है हम तमाम लोग ये क्यों नहीं सोचते, इसी तरीके से जिंदगी को क्यों नहीं देखते। परिवार की रक्षा सब लोग करना चाहते हैं, समाज की क्यों नहीं करते जी, अपने पेशे की क्यों नहीं करते, वहां पर क्यों हम चोरी कर जाते हैं। सही बात है। तो बेसिकली उस फिल्म में मैं यही कहना चाहता था लोगों को कि आप जहां कहीं भी हैं, जिस जगह भी हैं, जिस भी हालात में हैं, आप एक कोशिश जरूर करिए, उससे पीछे मत हटिए। आप सड़क पे चल रहे हैं, आपकी शायद हैसियत नहीं है कि आप पब्लिक टॉयलेट क्लीन करवा दें जी, बट आपके हाथ में ईश्वर ने इतनी ताकत तो दी है कि सड़क पे गिरा हुआ अगर कोई कचरा दिखता है तो उसको उठा के डस्टबिन तक डाल दें। बिल्कुल।
और खुद कचरा सड़क पे ना फेंकें। ये भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एक देश को बेहतर बनाने में। लेकिन हम ये भी करने से चूक जाते हैं। जी बिल्कुल। मुझे लगता है यही गलत है कहीं ना कहीं। इसीलिए इस फिल्म को बनाते वक्त मेरे जहन में ये बात थी और मैंने वही फिल्म बनाने की कोशिश की। बट खेल के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की। बिल्कुल, बहुत अच्छी। शैलेश जी, गीत संगीत की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि गा भी लेता हूँ आप, तो संगीत का नहीं, गा नहीं लेता हूँ मैं तो। हिंदुस्तान में हर आदमी गुनगुना सकता है, हक है। हक है, तो चलिए ठीक है, अभी हम फिलहाल तो नहीं आपको कष्ट देंगे, लेकिन संगीतकार की अगर हम बात करें तो आपका कोई पसंदीदा? देखिए, मुझे बहुत पसंद, अगर मैं बोलूं तो सारे संगीतकार मुझे बहुत पसंद हैं। आर डी बर्मन हो, एस डी बर्मन हो, एलपी हो, कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई हो, ओपी नैयर साहब हो, खयाम साहब हो। बट जब आप इन सब बड़े कमर्शियल म्यूजिक डायरेक्टर्स का नाम लेते हैं, अक्सर मैं देखता हूं तो हम कई बार कुछ लोगों के साथ, कुछ नाम के साथ न्याय नहीं कर पाते जी। इनमें से कुछ हैं, जैसे रविंद्र जैन साहब हैं, बहुमुखी। बपी लहरीदा हैं, अगेन वेरी कमर्शियल बट बहुत जबरदस्त कंपोजर हैं। वैसे ही मेरे एक बहुत पसंदीदा संगीतकार हैं सलील चौधरी साहब। क्या बात। उनके तो खैर कई गाने हैं, लोग अक्सर उनको याद करते हैं आनंद के उस गाने से, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। बहुत टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर। उनके बेटे को मैंने काम दिया इसलिए। अच्छा। संजय चौधरी, उसने लास्ट फिल्म की मेरी बैकग्राउंड स्कोर किया था। मैं सलील दा का फैन था तो मैंने इसलिए उसको, संजय को भी काम दिया। बट संजय खुद बहुत टैलेंटेड आदमी है। बट मेरा पसंदीदा गाना जो है उनका, छोटी सी बात फिल्म का गाना है, ये दिन क्या आए लगे फूल हंसने, ये गाना मुझे बहुत पसंद है। शैलेश जी, अगर हम हिस्टोरिकल की बात करें वीर की, तो मतलब उसके जो डायलॉग्स वगैरह लिखने होते हैं तो कितना शोध करना पड़ता है इस तरीके की फिल्में जब? देखिए, शोध तो बहुत, किसी भी तरीके की फिल्म को आप करिए, शोध तो बहुत ज्यादा करना पड़ता है। कई दफा किताबों को हम शोध का नाम देते हैं, कई बार आजकल चूंकि टेक्नोलॉजी अलग हो गई है तो गूगल को बोलते हैं जी। बट मेरा मानना है, फिर से वही बात आती है, शोध सबसे पहले शुरू होता है आत्मचिंतन से। उसके लिए बाहर ढूंढने की भी कई बार जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप अंदर भी बहुत कुछ ढूंढें तो आपको सब कुछ मिल जाए। देखिए, एक बड़ी अच्छी लाइन है, सोल हैज अल्टीमेट नॉलेज। क्या बात है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं पता। फर्क सिर्फ इतना है कि आप अपने उस ज्ञान से वंचित होते हैं। साइंस ने उसको कहा है सबकॉन्शियस स्टेट में 94, 95, 96% आपकी जो है नॉलेज स्टोर रहती है, विच इज नॉट कनेक्टेड टू योर एक्टिव ब्रेन, और जिसकी वजह से आप बेखबर होती हैं अपने ज्ञान से। मुझे लगता है बहुत कोशिश करिए। योग तो हम कर नहीं सकते, हम आज के लोग हैं और बड़े ही कमजोर लोग हैं, तो हम योग तो नहीं कर सकते कि अपने चक्रास एक्टिवेट करें और उस ज्ञान को अपने मेन ब्रेन से जोड़ के रिसेप्टर क्रिएट कर लें। बट जरूर अपने अंदर बहुत गौर से देखें तो हमारे अंदर बहुत ज्ञान है, हम सबके अंदर ज्ञान है। फिर थोड़ा बहुत अगर कम पड़ा तो किताबें हैं, गूगल है, तो आप रिसर्च कर ली जी। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे अपने अंदर के शक्ति, इच्छा शक्ति को बहुत कमजोर करता जा रहा है। देखिए, मैं खिलाफ नहीं हूं टेक्नोलॉजी के, और इनफैक्ट आई एम अ टेक सेवी पर्सन, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ हमारे अपने इतिहास, हमारे संस्कारों में है। हमारे हिंदुस्तान की जो बहुत ही रिच संस्कृति है, हमारे वेद हैं, पुराण हैं, और मैं अगर आपको सच कहूं तो धार्मिक ग्रंथ हैं जी। इवन आप कुरान शरीफ पढ़ें या आप भगवत गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ें, मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपकी नॉलेज इतनी जरूर हो जाएगी कि गूगल की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। आप, हमारी तकलीफ ही यही है कि हम रामायण नहीं पढ़ते, रामायण पर बनी फिल्में देख लेते हैं जी। रामायण को एक बार पढ़ें, राम के चरित्र को पढ़ें तो जीवन में कुछ और सीखने की जरूरत ना पड़े। कृष्ण के चरित्र को अगर आप गौर से पढ़ें, भगवत गीता को पढ़ें, आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। आप हनुमान जी को पढ़ें, आपको फिर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। आप जब इतनी, चाहे ये गीता की बात कर रहे हैं या धार्मिक ग्रंथों की बात कर रहे हैं, तो क्या इस विषय पर भी कुछ फिल्म बनाने का इरादा है आपका? जी, मैं ऑलरेडी उस फिल्म पे काम कर रहा हूँ, और वो फिल्म जो है वो बहुत ही सामान्य सी फिल्म है। मैं फिर से कहता हूँ, कुछ भी अति विशिष्ट कहने की मेरी हैसियत नहीं है, ना प्रकांड हूँ, बट मुझे लगता है कहने का तरीका शायद मेरा अलग हो सकता है। एक बड़ी ही सिंपल सी एक अवधारणा है पूरी दुनिया में, जिसमें हम मौत को फुल स्टॉप कहते हैं जी। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप थोड़ा भी हिंदू संस्कृति को
जाने, या गरुड़ पुराण को कभी हमारे यहाँ किसी के देहांत के बाद उसका पाठ होता है, उसको सुना हो अगर किसी ने, तो दरअसल वो फुल स्टॉप नहीं है, वो कॉमा है जी। क्योंकि आपको फिर से जन्म लेना है। तो अगली कहानी जो शुरू हो रही है, यानी अगली लाइन, उसके पहले का जस्ट एक छोटा सा विराम है, वो अल्प विराम है। बेसिकली जो मेरी अगली फिल्म है जो मैं प्लान कर रहा हूं, उस फिल्म में मैं ये बताना चाहता हूं, जितना मुझे ज्ञान है और जितना मैंने पढ़ा है, कि जीवन, मृत्यु, फिर जीवन, फिर मृत्यु, फिर जीवन, फिर मृत्यु। क्यों हम जन्म लेते हैं, क्यों हम बहुत सारी खुशियां, गम और अलग अलग चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं, इमोशंस को। वाई वी मीट डेथ, फिर हम वापस जन्म क्यों लेते हैं, ये बार बार सिलसिला क्यों चल रहा है जी। दरअसल इसके ऊपर एक फिलॉसफी है, लॉर्ड बुद्ध ने उस पर प्रकाश डाला है कि फ्रीडम फ्रॉम साइकिल ऑफ रीबर्थ, जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति। तो जीवन है क्या? जीवन बेसिकली पूर्णता को प्राप्त करने की कवायद है, पूर्णता को प्राप्त करने का एक सफर है, जिसमें हर जीवन में हम प्योर होते जा रहे हैं। अब प्योर होने का मतलब यह है कि हम जीवन के रहस्यों को समझते जा रहे हैं, जीवन के अलग अलग संवेदनाओं को, अलग अलग इमोशंस को हम समझते जा रहे हैं, लर्न करते जा रहे हैं। और डेफिनेटली इन एवरी लाइफ वी आर गेटिंग प्योर। जब तक कि हम प्योरेस्ट फॉर्म में ना आ जाएं, हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये हमारे धर्म में और अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से बताया गया है। तो इस विषय के ऊपर एक जो है मैंने स्क्रिप्ट लिखी है जिसका शीर्षक है तंत्र। अच्छा। और वो फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी जो मेरी अभी एक फिल्म ऑलरेडी चल रही है, इसके बाद मैं उसी फिल्म को शुरू करने वाला हूं। शैलेश जी, एक गीत यहाँ पर हो जाए, आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? वो कौन थी फिल्म, मदन मोहन जी का संगीत था, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो। चलिए सुनते हैं ये गीत। दोस्तों, गीत के बाद हम फिर हाजिर हैं और हम बातचीत कर रहे हैं शैलेश वर्मा जी से, राइटर, डायरेक्टर, स्क्रीन प्ले राइटर, और किस तरह से बड़ी रोचक बात चल रही थी। फिलहाल हमने गीत सुन लिया और इसके बाद हम फिर से स्वागत करते हैं। शैलेश जी, अभी जो फिल्म चल रही है उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? इस फिल्म का शीर्षक है नास्तिक। मुख्य कलाकार अर्जुन रामपाल हैं, दिव्या दत्ता हैं, मीरा चोपड़ा हैं और कई बेहतरीन कलाकार हैं इस फिल्म में। इस फिल्म के माध्यम से बड़ी ही सिंपल सी बात है, फिर से कहूंगा कि हर कोई जानता है, लेकिन अक्सर हम जानते हैं, मानते नहीं है। जी। जानने और मानने में बहुत फर्क है। बिल्कुल। मैं चूंकि मानता हूं तो मैंने कहने की कोशिश की है, जो जानते हैं मैं इस उम्मीद में ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो इस बात को जानते हैं वो मानने लगे। जी। उस फिल्म में जैसा कि शीर्षक है नास्तिक, जी, एक ऐसे किरदार की कहानी है जो आइडल वर्शिप या भगवान इन सब चीजों में बिलीव ना करके, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। नहीं, मूर्ति पूजन में विश्वास अगर कहेंगे तो सिर्फ आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू धर्म को नहीं मानता है, मतलब किसी को भी एग्जिस्टेंस नहीं मानता है। बेसिकली हाँ, वो नास्तिक है, एथियस्ट है। लेकिन वो इंसानियत को मानता है। क्या बात। इंसानियत को मानते 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 अंत में उसे एक बड़ी अजीब सी बात समझ में आती है कि धर्म को जिस तरीके से हम मानते हैं, अगर आप उसी तरीके से लेकिन पूरी शिद्दत और सच्चाई से माने और गहराई से माने, तो हर धर्म आपको एक ही चीज कहता है कि आप इंसानियत को प्यार करें, इंसानियत को पूजें। बाइबल में भी कहा है, लव मी द लव योर नेबर। अब हम कहते हैं, सोचने का अलग अलग तरीका है, इंटरप्रिटेशन है। नेबर यानी पड़ोसी। जबकि ये बात है, जब ये बात कही गई थी तब पड़ोस कल्चर नहीं था। हम जंगलों में रहने वाले लोग, हम बहुत दूर दूर रहने वाले लोग थे। लव मी द लव योर नेबर का मतलब है मुझे उतनी मोहब्बत करो, उतना प्यार करो जितना तुम अपने पड़ोसी को करते हो। पड़ोसी का मतलब अगला इंसान नहीं होता, पूरी प्रकृति जो आपके आसपास है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, नदी है, जमीन है, आसमान है, हवा है। आप हर चीज को उतनी ही शिद्दत से मोहब्बत करो जितनी शिद्दत से तुम मुझे मोहब्बत करते हो, तो ये दुनिया बड़ी बेहतरीन लगेगी और फिर तुम्हें ये दुनिया वही दुनिया लगेगी जो ईश्वर ने क्रिएट की है। और कैसे इस बात को वो अल्टीमेटली रियलाइज करता है। देखिए, मैंने एक बात कहने की कोशिश की है, हमारे यहाँ हिंदुओं में अलग अलग तरीका है पूजा करने का, लेकिन ईश्वर कितनी अच्छी बात कहते हैं। पूजा करने की एक विधि है कि आप धूप दीप जलाएं, फूल फल रखें, श्रृंगार करें, पूजा करें। अगर ये ना हो तो सिर्फ शक्कर के 4 दाने रख के भी कर लें बिना दिया जलाए। अगर ये भी ना हो
तो उसको कहते हैं, जो सबसे बड़ी पूजा होती है हिंदुओं में भी, मानसिक पूजा, जिसमें आप मन में ये माने कि आपके आसपास फूल फल दीप ज्योत सब है और आप प्रभु को, ईश्वर को वो सब बारी बारी से चढ़ाते जाएं। वो पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। जितने आप कमजोर हैं उतनी ज्यादा सामग्रियों की जरूरत है। ये मेरा अपना एक निजी सोच है, गलत भी हो सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है आप जितने कमजोर हैं उतनी ज्यादा सामग्री की जरूरत है। आप बहुत कमजोर हैं तो फल फूल प्रसाद मेवे वेवे सब चाहिए। थोड़े कम कमजोर हैं तो प्रॉपर मंदिर चाहिए। सशक्त है तो घर में मूर्ति है वही मंदिर है, क्योंकि ईश्वर तो कण कण में है। फिर मंदिरों में क्यों हम जा रहे हैं? देखिए, मंदिरों में जाना इसलिए जरूरी है, इससे संस्कार आते हैं, संस्कारों को बढ़ावा मिलता है, सिर्फ ये वजह है। लेकिन अगर आप उसको आस्था से जोड़ रहे हैं तो गलत मेरे हिसाब से। और हर धर्म में एक ही बात सिखाई जाती है, जैसे मैंने तुझे बनाया है वैसे मैंने और को भी बनाया है। तो मुझे प्यार करता है तो उसको भी प्यार कर। सही बात। सर्व द ह्यूमैनिटी। इस फिल्म में मैंने यही कहने की कोशिश की है कि आप अगर प्योर हो जाएं एज अ ह्यूमन बीइंग तो आप ईश्वर के सबसे चहेते बच्चे बन सकते हैं और बहुत करीब हो सकते हैं ईश्वर के। शैलेश जी, इतनी दार्शनिक बात जी सुनने में अच्छी लगती है। कोई दार्शनिक नहीं है, ये तो सुनने वाले के कान पर है। देखिए श्रोता, बहुत बड़ी फिलॉसफी है, जीवन का रहस्य है कह सकते हैं, या जिंदगी का रहस्य है, या जीने का एक तरीका बता रहे हैं, फलसफा है कह सकते हैं। क्या आम आदमी इसको पसंद करेगा, करता है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं रेणु जी, जिससे आप इस समय मुखातिब हैं वो एकदम आम आदमी है। नहीं, दर्शकों की बात कर रहे हैं। फिल्म अगर आप बना रहे हैं, मैं आम आदमी हूं जी, तो मैं फिल्म भी आम आदमी की ही बना सकता हूं। आई एम नॉट अ पर्सन हु लिव्ड इन न्यूयॉर्क, या जिसने सेंट्रल लंदन में बैठ के पूरा जीवन जिया हो और स्क्रिप्टें लिखी हो। मैं ये नहीं कहता कि वो आम आदमी, वहां के आम आदमी के लिए वहां बैठ के फिल्में नहीं लिखी जाती, लेकिन वहां बैठ करके हिंदुस्तान के आम आदमी के लिए फिल्म सोचना और लिखना थोड़ा कठिन है। मैं इसी मिट्टी से पैदा हुआ, इस मिट्टी के बहुत ही छोटे से परिवार में पैदा हुआ हूं। बहुत छोटी छोटी चीजों से खुश हुआ हूं मैं जी। बहुत छोटी छोटी बातों से दुखी हुआ हूं, रोया हूं बचपन में। और आज भी यकीन मानिए, मेरे पिताजी हमेशा एक बात कहते हैं, जब तक आप मन से बच्चे हैं तभी तक आप सच्चे हैं। क्या बात। तो इस मामले में मैं ब्लेस्ड हूं कि अभी तक मैं बच्चा हूं। मैं आज भी बहुत छोटी छोटी बातों से खुश हो जाता हूं। मुझे खुश होने के लिए करोड़ों रुपए और बहुत सारे नाम शोहरत की जरूरत आज भी नहीं पड़ती। यकीनन ये मुझे ब्लेसिंग्स में मिले हैं, लेकिन मैं आज भी बहुत अच्छा खाना मिल जाए तो बहुत खुश हो जाता हूँ और पूरा खुश हो जाता हूँ। प्रतिशत में खुश नहीं होता कि 90% खुश हो गया। हाँ। मैं पूरा खुश हो जाता हूँ। और बहुत छोटी सी बात अगर हो जाए, मुझे सड़क पे, आपको बड़ा अजीब लगेगा, सड़क पे मैं अपनी गाड़ी में चला जा रहा हूँ, बारिश में दूसरी तरफ मुझे कोई गरीब दिख जाए भीगता हुआ, तो कई बार हंसता हूँ देखकर कि मजे ले रहा है। कई बार वहां बारिश में भीगते आदमी को देखकर मेरी आंखें नम हो जाती हैं। अब मैं इसको ये कहता हूं, शायद ये मेरी एबिलिटी नहीं है, ये वो जो मुझे चला रहा है, जो पूरी सृष्टि को चला रहा है, शायद वो मेरे मन में ऐसे विचार डालता है उस वक्त कि अब तू इसको इस पर्सपेक्टिव से देख, इसी चीज को तू अब इस पर्सपेक्टिव से देख। लाइफ यही है रेणु जी। हम जीवन में कई दफा जिस चीज को देखकर बहुत खुश होते हैं, हमारे विचार कभी इतने गाढ़े और इतने बदल जाते हैं कि उन्हीं चीजों को देख करके हम संवेदनाओं से भर जाते हैं। बिल्कुल। और हम अलग ही इमोशन में चले जाते हैं। इसमें मेरी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई एबिलिटी नहीं है। ये तो देखिए एक एनर्जी है जो हम सबको चला रही है। ये बात तो बिल्कुल सही है। चलिए, लेकिन एक बार अभी आपने पिताजी की बात कही, तो जब आपने यहाँ पर निर्णय लिया कि हम फिल्म बनाएंगे और आपने एक शूटिंग देख ली और अजय देवगन को देखा। नहीं, फिल्म बनाएंगे नहीं मतलब सोचा था, इस विधा से जुड़ जाएंगे। हाँ। तो पिताजी कैसे मान गए? देखिए, मैं आपको फिर से कहता हूँ, ईश्वर से जुड़ते जाइए, बहुत सारी कोशिशें कर लीजिए। आप जुड़ तभी पाएंगे जब आप इंसान से जुड़ पाएं। अब जिस शख्स का सबसे बड़ा योगदान है मुझे इस धरती पे लाने का, अगर उससे न जुड़ पाएं तो आप बाहर क्या जुड़ेंगे? तो हमारा जुड़ाव अपने माता पिता से सबसे ज्यादा है आज भी। दो आई एम मैरिड, आई एम ब्लेस्ड विद 2 किड्स, लेकिन आज भी जुड़ाव मेरे पिता से, मेरी माता से सबसे ज्यादा है मेरा। और ये म्यूचुअल होता है। अगर बच्चे माँ बाप को बहुत प्यार करें, देखिए माँ बाप तो मतलब प्यार करते ही हैं जी,
हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि माता को माता नहीं होती, पुत्र को पुत्र जरूर हो जाता है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवते। जी, तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हम कुपुत्र नहीं बन पाए और न बनना चाहते थे। पिता तो खैर और माता मेरी ईश्वर ही हैं। तो आपसी तालमेल ऐसा है कि जब हमने अचानक से अपने पिताजी को फोन पे कहा और इच्छा जाहिर की कि पापा मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस फील्ड के लिए बना हूं, फिल्म इंडस्ट्री के लिए, तो इनिशियली ही वाज वेरी शॉक्ड। ही वाज नॉट ही इज नॉट एन एलियन, ही वाज वेरी शॉक्ड। ये क्या है? क्योंकि आप तो काउंसलिंग के लिए आए थे। जी, और हमारे पूरे जानताओं में रिश्तेदारों और परिवार और पड़ोसी छोड़ दीजिए, हमारे पूरे जानताओं में कोई कभी बंबई शहर में फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आया था। तो बहुत बड़ा झटका था मेरे पिता के लिए भी कि ये क्या है। अच्छा, हमें भी नहीं पता, जैसे मेरे पिता को भी नहीं पता था कि फिल्म इंडस्ट्री में काम किस किस तरीके के होते हैं जी, रोजगार कौन सा मिलने वाला है। तो मेरे पिताजी ने कहा भाई कौन सा रोजगार, अब उस समय तो काम चलाने के लिए कुछ तो बोलना था। तो मैंने कहा देखो लेखक या गीतकार बन जाएंगे पापा। अच्छा गीतकार? तो मेरे पिताजी को एक नाम याद आया, आनंद बख्शी। अच्छा, बोले वो आनंद बख्शी वाला काम? हाँ वही वाला काम। बोले फिर उसकी ट्रेनिंग व्रेनिंग? हम बोले वो सोचेंगे बाद में, है ना, ट्रेनिंग बाद में सोच लेंगे कभी कैसे करना है, फिलहाल तो डिसाइड कर लें। बोले ठीक है। थोड़ा बहुत शौक था मुझे शेरो शायरी करने का, लिखने का, कविताएं लिखता था, वो बचपन से ही लिखता था, मुझे पसंद था 2-4 लाइनें लिखना, गंदे सुर में उनको गाना। तो यहाँ पर एक कविता आपकी सुन लें गंदे सुर में, कि बात पहले पूरी करें। हाँ पहले बात पूरी कर लेते हैं, क्योंकि मुझे कविताएं तो याद करनी पड़ेंगी बहुत सारी। खैर, आपने कहा कि जी गीतकार बन जाऊंगा, गीतकार बन जाऊंगा या लेखक बन जाऊंगा। जी, खैर गीतकार तो बन नहीं पाया, लेकिन लेखक बनने का जब पिताजी को मैंने कहा तो उन्होंने कहा आपको लगता है मुमकिन है, क्योंकि इसमें तो बड़े बड़े नाम होते हैं। जी, बेसिकली हम जो छोटे शहरों में रहने वाले लोग हैं, हम ये सोचते हैं कि अगर आपके पिता का नाम कोई कपूर या खान या बच्चन ना हो तो आप कुछ न बन सके, यहाँ पर पैर नहीं रख सकते। जी जी जी, जी। और मेरी मम्मी तो बॉम्बे को लेकर के बहुत निगेटिव थी, उनको लगता था ये गलत शहर है, मतलब अपराध जगत है और बिगड़े हुए लोग, हाँ संस्कारों से परे लोग हैं यहाँ पर। जी। तो उनको समझाना ज्यादा कठिन था, माता को मेरी, पिताजी तो एकदम तैयार थे। मेरी मम्मी को समझाना बहुत कठिन था, क्योंकि उनको लगता था यहाँ पे सेफ नहीं है, वेल बिहेव्ड लोग नहीं है, कल्चर अच्छा नहीं है, जी जी, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं था। एक्चुअली में जो फिल्मों में दिखाई देता है, लगता है आम जिंदगी भी यहाँ पर ऐसी ही है। जी, जबकि ऐसा है नहीं। फिल्म बनाने वाले लोग यूपी से, बिहार से, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कहीं से भी आते हैं, वो अपने इमेजिनेशन से फिल्म बनाते हैं, लेकिन दर्शक ये सोचता है शायद ये गंदगी बम्बई में है, जैसा है नहीं। बिल्कुल, इट्स अ वेरी लवली प्लेस, वंडरफुल। फिर पिताजी ने क्या कहा आपसे? फिर उन्होंने कहा आपको क्या लगता है, आप कितना वक्त देना चाहते हैं इसको, क्योंकि जीवन में चीजें हाथ से ना निकल जाएं, बहुत देर हो जाए तो पढ़ाई वाला मामला गड़बड़ हो जाए। जी, तो मैंने कहा कि देखिए ऐसा है, 1 साल हम इस फील्ड को देना चाहेंगे, नहीं कुछ हुआ तो मैंने उनको वादा किया और मैं जो कोशिश करता हूं, जो मैं कहूं वो कर सकूं। मैंने उनको कहा कि मैं यहां से दिल्ली चला जाऊंगा और वहां से पटना जो है मैं सिविल सर्विसेज क्लियर करके आ जाऊंगा। तो आई हैड दैट कॉन्फिडेंस इन मी कि मे बी ड्रीम फॉर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया, बट इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि एजुकेशन से बड़ा भाईचारा रहा है मेरा। तो मुझे बहुत मुश्किल नहीं होती। और आप सोचिए साइंस बैकग्राउंड का बंदा, और मैंने तय किया कि मैं एंथ्रोपोलॉजी और ज्योग्राफी से सिविल सर्विसेज करूंगा। वाह क्या बात है। बहुत सारी किताबें खरीद ली, आत्मविश्वास, बहुत सारी किताबें खरीद के मैंने पढ़ना भी शुरू कर दिया। अच्छा। एंड यू वोंट बिलीव, 4 दिन बाद मेरे एक मित्र हैं, सीनियर हैं, ही इज एन IAS ऑफिसर, उनको फोन करके मैं बोल रहा हूँ सुन तूने ज्योग्राफी से की है ना? बोले हाँ भाई की है। ज्योग्राफी था ना तेरा सब्जेक्ट? हाँ भाई। मैं अभी 2 दिन से पढ़ रहा हूँ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, एंड ही वाज इन अ बिग शॉक कि साइंस बैकग्राउंड का बंदा, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर घुसने की प्लानिंग चल रही है इस बंदे की। हम रोज बातें करते थे और अचानक से 4 दिन बाद बोलता है मैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ रहा हूँ। तो ही वाज, भाई आप ऐसा नहीं हो अचानक से सुनने को मिले शैलेश वर्मा चार्टेड अकाउंटेंट है। तो लेकिन मेरे पिताजी तब, चूंकि मेरे आत्मविश्वास में उनका विश्वास बहुत था जी, तो उन्होंने फट से रजामंदी दे दी और कहे ठीक है आप देखिए अगर आप कर सकें तो। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय करियर। देखिए आप कोशिश तो करें, हम कोशिश करने से ही तो चूक जाते हैं जी। कोशिश किसी को खुश करने के लिए,
माता पिता को मनाने के लिए, दोस्तों में अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए, समाज में इज्जत बढ़ाने के लिए नहीं होनी चाहिए। जी। कोशिश अपने आप को खुश करने के लिए होनी चाहिए, खुद को। देखिए, एक बड़ी अच्छी बात है जो बहुत पहले किसी बड़े शायर ने कही थी कि आईना झूठ नहीं बोलता। मुझे लगता है इस बात को बड़ी गहराई से अगर सब कोई मान ले तो बहुत जिंदगी आसान हो जाएगी। वो आपको सच में बताता है कि आप किस तरह से कैसे दिखते हैं। जी। ढूंढने की बात है, अपने अंदर के कला को ढूंढिए। हर किसी के अंदर टैलेंट है। जो चिट्ठी लिख सकता है जी। वो राइटर है मेरी नजर में, पूरी दुनिया में। क्या बात अगर एक पोस्ट कार्ड पे आप अपना हाल चाल दूर बैठे अपने माता पिता को बता सकते हैं और ये इमेजिन कर सकते हैं कि माता पिता भी ठीक ठाक होंगे, तो आप एक बेहतरीन राइटर हैं। वाह, बहुत दिलचस्प बातें शैलेश वर्मा जी की। जी हाँ, हमने आज सुना शैलेश वर्मा जी की कहानी, किस तरह से आप पटकथा लेखक, संवाद लेखक और निर्देशक बने। इनसे बातचीत की ये पहली कड़ी यहीं समाप्त होती है। ये बातचीत जारी रहेगी। पटकथा लेखक और निर्देशक शैलेश वर्मा से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का पहला भाग।